ठीक है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का है। 7 to 8 मार्क्स का चैप्टर नया है। चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास दो फॉर्म्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक होती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस और एक होती है पब्लिक इंटरप्राइजेस। चलिए, सुना होगा आपने नाम। एक होती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस और एक होती है पब्लिक इंटरप्राइजेस। क्या फर्क होता है प्राइवेट इंटरप्राइजेस में और पब्लिक इंटरप्राइजेस में? प्राइवेट एक पर्टिकुलर पर्सन ओन्ड होती है और पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड होती है। हाँ, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइवेट वाली एक पर्टिकुलर पर्सन ओन होती है। प्राइवेट वाली जो होती है उसे ओन्ड करने वाले लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। हो सकता है कि वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का ग्रुप हो या कोई एक ही प्राइवेट इंडिविजुअल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस वो होती हैं जो इन्होंने बोला फर्स्ट पॉइंट, विच इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा ओन्ड होती है। लेकिन पब्लिक इंटरप्राइजेस वो होती हैं, आप दो तरीके से बिजनेस कर सकते हो। देखो, सरकार भी तो बिजनेस करती है। सरकार का कोई बिजनेस बता सकते हो? कोई भी एक बिजनेस सरकार का, सोच समझ के जल्दी। ट्रेन, हाँ, रेलवे। रेलवेज, पूरा रेलवेज। पूरा 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 का पूरा रेलवेज। पूरा का पूरा रेलवेज किसका बिजनेस है? सरकार का बिजनेस है। अगर देखा जाए बेटा जी, तो पूरा का पूरा बिजली विभाग भी सरकार का बिजनेस है। पूरा का पूरा एलपीजी गैस जो है आपका, सिलेंडर वगैरह, वो भी सरकार का बिजनेस है। इसके अलावा एलआईसी में भी सरकार का काफी शेयर है। हमारे यहाँ पे देखा जाए तो बीएचएल सरकार का बिजनेस है। तो इसलिए बिजनेस प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी करती है और पब्लिक इंटरप्राइजेस भी करती है। पब्लिक इंटरप्राइजेस में द बिजनेसेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इंटरप्राइजेस एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस होती हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा ओन्ड होती हैं, जैसे कि मैं, आप या हम सब। और पब्लिक इंटरप्राइजेस जो होती हैं वो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होती हैं। कोई और डिफरेंस बेटा जी? एक उन्होंने बता दिया, उसके अलावा कुछ और आप बताओ। प्रॉफिट, एग्जैक्टली प्रॉफिट। जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस होती हैं उनका मेन मोटिव हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट। जो भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस होती हैं उनका मेन मोटिव हमेशा प्रॉफिट होता है। पर जो भी पब्लिक इंटरप्राइजेस होती हैं, बहुत ध्यान से, उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। कहने को तो यही होता है, अब अंदर अंदर कुछ भी होता हो, तो कहने को यही होता है कि पब्लिक इंटरप्राइजेस का जो मेन मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है और प्राइवेट इंटरप्राइजेस का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। अब फटाफट से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे चैप्टर का नाम है। ये दो चैप्टर्स आपके सामने है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। क्योंकि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास दो फॉर्म से बिजनेस बना सकते हो आप। दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में देखोगे। इंडिया में दो तरीके के बिजनेसेस होते हैं, एक प्राइवेट इंटरप्राइजेस, एक पब्लिक इंटरप्राइजेस। प्राइवेट इंटरप्राइजेस तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा ओन्ड होती हैं, बट पब्लिक इंटरप्राइजेस सरकार द्वारा ओन्ड होती है। प्राइवेट इंटरप्राइजेस का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट होता है और पब्लिक इंटरप्राइजेस का जो मेन मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। इसके अलावा प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बारे में आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे। मैंने आपको कहा ना आपके सामने दो चैप्टर्स हैं, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस को आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे और पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। क्लियर है बेटा जी? प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बारे में तो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, तो ये दो चैप्टर्स एक साथ चलेंगे। प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे और पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। प्राइवेट इंटरप्राइजेस मींस व्हिच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, अब तो याद हो गया होगा। और पब्लिक इंटरप्राइजेस मींस व्हिच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव प्रॉफिट होता है और पब्लिक इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव
सोशल वेलफेयर होता है। तो फिलहाल हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, तो हम कौन सी इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा जी? प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बारे में। प्राइवेट इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और जिनका मेन मोटिव, हाँ जी, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट। एग्जैक्टली और पब्लिक इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। अब अगर मैं प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बारे में आपको पढ़ाऊं, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस बेटा जी, प्राइवेट इंटरप्राइजेस में 5 फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप के बारे में आपको पढ़ना है। आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस में कौन सी 5 फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप होती है। 5 forms of ownership. What do you mean by 5 forms of ownership? 5 forms of ownership मतलब कि अगर आप प्राइवेट एंटरप्राइज की बात करो, तो ओनरशिप जो है बेटा जी, वो 5 तरीके से हो सकती है। आप 5 तरीके से प्राइवेट एंटरप्राइजेस चला सकते हो। जैसा इन्होंने बोला कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस में एक ही बंदा ओनर होता है, एक प्राइवेट ओनर होता है, तो मैंने इनको एकदम करेक्ट किया कि जरूरी नहीं है कि एक ही ओनर हो। हाँ, प्राइवेट ओनर्स होते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट एंटरप्राइज चला रहे हो, तो आप 5 तरीके से चला सकते हो। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप इन प्राइवेट एंटरप्राइज। आपको मैं पांचों पढ़ाती हूँ, आप देखना आपने किसके बारे में सुन रखा है। अगर मुझे प्राइवेट बिजनेस करना है, तो मुझे इनमें से कोई 5 ओनरशिप के तरीके हैं। ये 5 ओनरशिप के तरीके हैं, मुझे कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका होता है सोल प्रोप्राइटर। किसी ने सुना हो अगर, अभी तो मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक सेकेंड, सबसे पहला तरीका होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है बेटा जी, आप अकेले बिजनेस करते हो, तो आप ये वाला तरीका चूज कर सकते हो। एक सेकेंड, सो सॉरी, थोड़ा सा सिस्टम हमारा हैंग हो गया था। ठीक है जी, चलो, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप सोल प्रोप्राइटर वाला तरीका फॉलो करते हो, तो आपको बिजनेस कैसे चलाना पड़ेगा? अकेले। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप वाला तरीका फॉलो करना चाहते हो, तो आपको बिजनेस अकेले चलाना पड़ेगा, मींस यू विल बी दी सिंगल ओनर। इसके अलावा आपके पास एक और तरीका है, पार्टनरशिप। पहले मैं पांचों लिख दूं, फिर सेट कर दूंगी। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? पार्टनरशिप, ये भी कर सकते हो आप। तीसरा तरीका है आपके पास जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जिन्होंने इसके बारे में सुन रखा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो होता है ना कि एक एक बिजनेस चलता जा रहा है, फैमिली बाय फैमिली। फादर ने अपने बेटे को दे दिया, बेटे ने अपने बेटे को दे दिया, दिस इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आप ये भी कर सकते हो। एक तरीका होता है कंपनी, आप कंपनी भी बना सकते हो। और एक और आखिरी तरीका होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये 5 तरीके आपके पास हैं, आप इन 5 में से कोई सा भी तरीका फॉलो कर सकते हो अगर आपको प्राइवेट एंटरप्राइज खोलनी है। प्राइवेट एंटरप्राइज मींस कि अगर आपको अकेले बिजनेस करना है, अकेले सॉरी, अगर आपको प्राइवेट एंटरप्राइज खोलनी है, मतलब आप में से 130 करोड़ लोगों को अगर कोई बिजनेस करना है, तो आप 5 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होंगी, वो तो सरकार द्वारा ओन्ड होंगी। अगर आपको बिजनेस करना है, तो आप 5 तरीके से ओनरशिप चूज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका आपके पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसकी खासियत होती है कि इसमें एक ही ओनर होता है।
पहले मैं आपको इसकी कुछ खासियत बताती हूँ, फिर एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप की एक खासियत होती है कि इसमें एक ही ओनर होता है। अब क्योंकि एक ही ओनर होता है तो सारा प्रॉफिट एक ही ओनर का होता है। मजे ही मजे हैं, प्रॉफिट नहीं बांटना किसी के साथ। लेकिन अगर सारा प्रॉफिट एक का ही होता है तो बेटा जी सारा का सारा रिस्क भी एक का ही होता है। ये भी समझ के चलो, अगर सारा प्रॉफिट एक का होता है तो सारा का सारा रिस्क भी एक का होता है ना? क्योंकि अगर प्रॉफिट एक का होगा तो रिस्क भी एक का होगा। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं अगर आप अकेले बिजनेस करना चाहते हैं कि सिर्फ आप ही ओनर रहें और आपके बाद बिजनेस खत्म हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप करती हूँ तो आफ्टर माय डेथ बिजनेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद किसी और को वो बिजनेस नहीं मिलेगा। अगर आप ये चाहते हो कि बेटा जी आपकी डेथ के बाद जो बिजनेस है वो आपके बच्चों को मिल जाए, तो आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस खोलना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप में जिस इंसान ने बिजनेस शुरू किया है, सोल, सोल का मतलब होता है सिंगल, क्लियर? सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर होता है। जैसे ही वो मर जाता है बिजनेस खत्म हो जाता है, बिजनेस किसी को भी ट्रांसफर नहीं होता है, सारे डिसीजन उसके होते हैं, सारा प्रॉफिट उसका होता है, सारा रिस्क उसका होता है, सारा लॉस उसका होता है। बस जो भी होता है एक का होता है, सारा मैनेजमेंट भी उसी एक का होता है, सारा पैसा भी उसी एक का होता है। तो सब कुछ एक का ही होता है। दिस इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। और जो चाचा ताया दादा भाई बहन सब मिल के बिजनेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इंडिया में ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस काफी फेमस है। अच्छा जी, इसके अलावा तीसरा तरीका है पार्टनरशिप। तीसरा तरीका है पार्टनरशिप, चौथा तरीका है कंपनी। अब आपका माइंड क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अकेले बिजनेस करते हो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप अपने चाचा ताया दादा भाई बहन इन सबके साथ बिजनेस करते हो तो दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सेम इसी तरीके से बच्चे, अगर आप पार्टनरशिप करते हो, चलो अब आप मुझे बताओगे तो क्या एक ही बंदा बिजनेस करता है? थोड़ा थोड़ा इसमें भी लिख दूं? नहीं। हाँ जी, नहीं, पक्का नहीं। कितने लोग होने चाहिए पार्टनरशिप में मिनिमम? मिनिमम दो। मिनिमम टू। मिनिमम दो। अच्छा, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिंगल ओनर होता है। वो लिख देती हूँ जो मैंने आपको पढ़ा दिया, सिंगल ओनर होता है। बाकी हमारा तो पूरा चैप्टर ही ये है बेटा जी, हमें क्या करना है इस पूरे चैप्टर में, हमें एक एक को डिटेल में डिस्कस करना है। अभी तो हम थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जिसमें सिंगल ओनर होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिसमें एक पर्टिकुलर फैमिली होती है, वन कंप्लीट फैमिली, एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसको हम कौन सा बिजनेस बोलते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक चीज और बताती हूँ, कुछ तो बातें यही बता दूं ना। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करने के लिए बेटा जी आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अंडर हिंदू लॉ। आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है अंडर हिंदू लॉ। ये एक लॉ है जिसके अंदर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जहां आपको जो समझ में ना आए मुझे बता देना। तो एक कंप्लीट फैमिली का होना जरूरी है और आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अंडर हिंदू लॉ। एक चीज और, अगर आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना है, यू मस्ट हैव, तो आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? जल्दी। पूर्वज। एग्जैक्टली जो आपकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। आप किसी नई प्रॉपर्टी पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो बेटा जी जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, आई होप आई एम क्लियर। अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करना चाहते हो तो एक तो आपको पूरी कंप्लीट फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ेगा,
उसके साथ साथ आपको हिंदू लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चीज और, जो फैमिली का हेड होगा, जो भी फैमिली का हेड मेंबर होगा वो ही बिजनेस को संभालेगा, उसको कर्ता कहा जाता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के परदादा अभी अलाइव है, तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हेड होंगे वो परदादा ही होंगे, आप नहीं बन सकते। यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में फैमिली का जो सबसे एल्डर मेंबर होता है, जो भी फैमिली का हेड मेंबर होता है, हेड का मतलब है जो भी सबसे एल्डर मेंबर होता है, उसको हम कर्ता बोलते हैं, जिसकी एज सबसे ज्यादा होती है। और बेटा जी जब उसकी डेथ हो जाती है तो जो अगला एल्डर मेंबर होता है वो कर्ता बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ योर ग्रेट ग्रैंडफादर डाइज, तो अगला कर्ता ग्रैंडफादर होगा। अगर ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है तो अगला कर्ता आपके फादर होंगे। अगर फादर की डेथ हो जाती है तो जोन सा भी बेटा एज में सबसे बड़ा है वो कर्ता होगा। अगर ट्विंस बच्चे हैं तो दोनों ही कर्ता बन जाएंगे क्योंकि दोनों की एज सेम है। तो इसलिए एज के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कर्ता कौन है। और व्हाट इज कर्ता, जो एचयूएफ का हेड माना जाएगा। क्योंकि बेटा जी जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें हेड की जरूरत पड़ती है, ये तो आप भी समझोगे। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें कोई ना कोई हेड तो चाहिए ना। अब आपके स्कूल में भी हेड तो होता ही है, मतलब किसी भी चीज में एक ना एक हेड तो होता ही है। तो इसलिए अगर आप इसकी बात करते हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करो, तो ये सारी चीजें मैंने आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से रिलेटेड बता दी कि ये सब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में होना चाहिए। एक कंप्लीट फैमिली होनी चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर हिंदू लॉ होना चाहिए, यू मस्ट हैव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और जो फैमिली का एल्डर मेंबर होगा वो ही बिजनेस का हेड बनेगा। दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज कर्ता, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज कर्ता। ये लाइन्स हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, हम हटा देते हैं। that elder member will be called as कर्ता। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूं तो इसमें सिंगल ओनर होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक तो सिंगल ओनर होता है, दूसरी बात ये है कि नो रजिस्ट्रेशन, ये भी आगे चल के आप पढ़ोगे। नो रजिस्ट्रेशन, आपको कहीं पे भी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। ये सोल प्रोप्राइटर की सबसे अच्छी बात है। अगर आप सिंगल ओनर वाला बिजनेस करते हो तो आपको कहीं पे भी कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा जी सोल प्रोप्राइटर का कोई एक्ट ही नहीं है। अब क्योंकि कोई एक्ट ही नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कहाँ कराओगे। तो एक तो सोल प्रोप्राइटर की खास बात हो गई कि इसमें सिंगल ओनर होता है, और दूसरी खास बात हो गई नो रजिस्ट्रेशन, आपको अपना बिजनेस कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं कराना है। क्लियर है? बाकी सब तो क्लियर है कि प्रॉफिट लॉस रिस्क कैपिटल सब एक ही लगाएगा। एचयूएफ में भी क्लियर है कि एक पूरी कंप्लीट फैमिली होनी चाहिए, वन कंप्लीट फैमिली, रजिस्टर्ड अंडर हिंदू लॉ, मैं पॉइंट्स बना दूं, यू मस्ट हैव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और लास्ट बात कि फैमिली का जो एल्डर मेंबर होगा वो कर्ता बनेगा। अब आ जाते हैं पार्टनरशिप पे, बहुत सारा डिस्कशन हो गया। पार्टनरशिप में आपने बोला कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, सही बात है। अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो मिनिमम देयर शुड बी 2 पर्सन्स, मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए। फिर मैंने आपसे पूछा कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो आपने आंसर नहीं दिया। चलो अब आंसर दो। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। मैक्सिमम सोचो जल्दी, फटाफट बताओ। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, चलो एक आंसर इनफाइनाइट। और किसी के पास कोई आंसर बेटा जी? आर यू श्योर इनफाइनाइट? जगह बनानी पड़ती है भाई। चलो मिनिमम 2 पर्सन, अब यहाँ लिख बिजनेस के दूंगी। साइज के हिसाब से होंगे। बिजनेस के साइज के हिसाब से होंगे बेटा जी। सबसे पहली बात, देयर मस्ट बी मिनिमम मिनिमम 2 पर्सन, और मैक्सिमम हो सकते हैं 50। चलो अगर नहीं पता था तो अब पता चल गया होगा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पर्सन हो सकते हैं। अगर आपको 55 पर्सन है तो फिर आपको कंपनी बनानी पड़ेगी।
क्योंकि अगर पार्टनरशिप में ही अनलिमिटेड कर देंगे तो कोई कंपनी क्यों बनाएगा। पार्टनरशिप में जब आपको सबसे पहली बात रजिस्टर्ड होना पड़ता है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 50 लोग होते हैं, और आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, तभी आपकी पार्टनरशिप बनेगी। बताइए जी, कोई डाउट है तो। इसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। वैसे हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे और ज्यादा, अभी तो हम बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, जिसे कहीं पे कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। पार्टनरशिप मतलब जिसके लिए मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 50 लोग, रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट, और उन्हें अपनी, और बेटा जी उन्हें अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जैसे कंपनी होती है ऐसे ही पार्टनरशिप में फर्म होती है, तो उन्हें अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई होप आई एम क्लियर। उन्हें अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वालों को भी अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अंडर हिंदू लॉ। मस्ट हैव एन एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जो भी फैमिली का एल्डर मेंबर होगा वो ही कर्ता माना जाएगा। ठीक है बेटा जी, और एक पूरी कंप्लीट फैमिली का होना जरूरी है। अगर पूरी कंप्लीट फैमिली नहीं होगी तो आप एचयूएफ फॉर्म नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं कंपनी में। कंपनी में बेटा जी सबसे बड़ी बात, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अभी अभी आया है, थोड़े साल पहले। पहले तो ये 1956 हुआ करता था, अभी अभी नया एक्ट बना है 2013 में, 5-6 साल पहले। तो अगर आपको कंपनी खोलनी है तो यू मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसमें बेटा जी हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। फिलहाल इतना ही बहुत है कि आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं या कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कितने ओनर्स हो सकते हैं, इसके ओनर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। अभी आपने आंसर दिया था ना कि पार्टनर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, पार्टनर्स अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन कंपनी में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग अनलिमिटेड हो सकते हैं। हाँ जी, बताइएगा और कुछ जानना है तो। सबसे पहली चीज आई गेस क्लियर है आप लोगों को अच्छे से, ओनर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं और आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और बेटा जी कोऑपरेटिव सोसाइटी हम अलग से पढ़ेंगे, इसको हम इसके बीच में नहीं ला रहे, ठीक है, इसको छोड़ दो आप। अभी फिलहाल आप इन 4 टॉपिक्स पे ध्यान दो। एक तो सोल प्रोप्राइटर, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा एचयूएफ और चौथा कंपनी। अब फटाफट से बोलो, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर? जिसमें ओनर कैसा होता है, सिंगल, सारा पैसा एक ही बंदा लगाएगा, कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, सारा प्रॉफिट इसका, सारा लॉस इसका, सारी कैपिटल इसकी। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, और फर्म को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड कराया जाएगा। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक पूरी फैमिली होनी चाहिए, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर हिंदू लॉ, आपके पास एंसेस्टर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और फैमिली का एल्डर मेंबर कर्ता कहलाता है। कंपनी के केस में तो मजे ही मजे हैं, आपको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कराना है, और ओनर्स जो हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, देयर कैन बी अनलिमिटेड ओनर्स, अनलिमिटेड ओनर्स हो सकते हैं बेटा जी, अनलिमिटेड ओनर्स हो सकते हैं। कितने भी ओनर्स हो सकते हैं कंपनी में। तो फटाफट से मेरे 2-3 क्वेश्चंस का आंसर दे दो, कौन सा ऐसा है इन चारों में, इन चारों में जल्दी बोलना, ठीक है, कौन सा ऐसा है इन चारों में जिसमें बहुत पैसा होता है? चलिए, कंपनी। कंपनी। एक आंसर, 2 आंसर, सबका आंसर ये है, जिनके पास बहुत पैसा होता है कंपनी। ठीक है जी, जिनके पास बहुत पैसा होता है कंपनी। इन चारों में से वो कौन सा है जिसको स्टार्ट करना बहुत आसान है, कोई रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं चाहिए, बस सोल प्रोप्राइटर। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों नहीं होता होगा?
दी जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली। चलो सोल प्रोप्राइटर में झगड़ा क्यों नहीं होता होगा, पहले बताओ। इसमें सिंगल ओनर है। सिंगल सिंगल ओनर। ओनर। एग्जैक्टली और अपना सिर खुद तो दीवार पे मारेगा नहीं क्योंकि सिंगल है। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लड़ाई होती है बेटा जी। फैमिलीज में लड़ाई नहीं होती, बंटवारे कब होते हैं? बंटवारा तभी होता है जब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लड़ाई होती है, उसी को ही तो बंटवारा कहते हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लड़ाइयां होती हैं, पार्टनरशिप में भी लड़ाइयां होती हैं, कंपनियों में भी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में लड़ाई नहीं होती। सोल प्रोप्राइटर का ये भी फायदा है कि सारा प्रॉफिट उसका है, ठीक है, लेकिन उसको नुकसान भी है। नुकसान ये है कि उसके पास, बेचारे के पास ज्यादा पैसा नहीं होता क्योंकि वो अकेला है। लेकिन कंपनी में क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो पैसा बहुत ज्यादा होता है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनल होता है। तो हमारा, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है वो है मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये आपके पेपर में जरूर आएगा, ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे आपको हर एक के मैरिट एंड डीमेरिट पढ़ाने, हर एक के, सोल प्रोप्राइटर के भी, पार्टनरशिप के भी, एचयूएफ के भी और कंपनी के भी। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम इनके मैरिट्स और डीमेरिट्स, कोऑपरेटिव्स। हाँ वो हमने अभी थोड़ा सा छोड़ दिया, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी जो चार है इनको तो हम एक साथ पढ़ लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे, कोऑपरेटिव को इतना कुछ नहीं है। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए हमने अभी नोट करने का टाइम देती हूँ, 6 बेसिस तैयार किए हैं। क्योंकि बेटा जी ये 4 है, वैसे तो ये 5 है, अभी तो मैंने एक छोड़ दिया, तो ये 5 है। अब हर एक के मान के चलो 3 मैरिट और 3 डीमेरिट तो होंगे, तो हर एक के 6 पॉइंट हो गए, 6 × 5 हो गया 30। तो आप कहाँ 30 पॉइंट याद करोगे? तो इसलिए हमने 6 बेसिस तैयार करे हैं। इन 6 बेसिस के अकॉर्डिंग हम इनके मैरिट्स और डीमेरिट्स बनाएंगे। सबसे पहला बेसिस रहेगा हमारा कैपिटल, बहुत ध्यान से सुनना, पहले कुछ और ले लेती हूँ। सबसे पहला बेसिस रहेगा हमारा कंटिन्यूटी, फॉर्मेशन। सबसे पहले फॉर्मेशन, कि किसकी फॉर्मेशन आसान है, किसकी फॉर्मेशन टफ है, ये आप तब बताना जब हम शुरू करेंगे। दूसरा बेसिस हमारा रहेगा कंटिन्यूटी, किसमें कंटिन्यूटी पॉसिबल होती है, किसमें नहीं होती, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ की बात कर रही हूँ। तीसरा है डिसीजन मेकिंग, किसमें डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, किसमें डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, ठीक है जी। फोर्थ है हमारा कैपिटल, किसके पास पैसा कम है, किसके पास पैसा ज्यादा है। पांचवा है मैनेजरियल स्किल्स, और लास्ट है लायबिलिटी, ठीक है जी। इन 6 बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या, कि किसके क्या मैरिट्स है और किसके क्या डीमेरिट्स है। अब एक चीज और सुनिएगा फटाफट से, जब मैं आपको फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी तो आपको, यहाँ मुझे स्पेस चाहिए बेटा जी, जब मैं आपको फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी तो या तो फॉर्मेशन इजी होगी, भाई या तो आप आंसर दोगे कि फॉर्मेशन इजी है, या फिर आप आंसर दोगे कि फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको वर्ड्स दे दूं ना, या तो आप आंसर दोगे फॉर्मेशन इजी है, या फिर आप आंसर दोगे कि फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है। इसी तरीके से जब मैं आपसे पूछूंगी कंटिन्यूटी के बारे में, तो फिर से वही, या तो आप बोलोगे कि कंटिन्यूटी पॉसिबल है, या तो आप बोलोगे कि कंटिन्यूटी पॉसिबल है, या तो आप बोलोगे कि कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलोगे बेटा जी पॉसिबल है तो मतलब डेथ के बाद भी बिजनेस चलता रहेगा, और अगर आप बोलोगे नॉट पॉसिबल तो मतलब डेथ के बाद बिजनेस नहीं चलेगा। जब मैं आपसे पूछूंगी डिसीजन मेकिंग, तो या तो डिसीजन मेकिंग क्विक होगी और या फिर डिसीजन मेकिंग डिले होगी। ये हम एरोज पे अपने आंसर्स रेडी कर रहे हैं, या तो डिसीजन मेकिंग क्विक होगी और या फिर डिसीजन मेकिंग डिले होगी।
देखो डिसीजन मेकिंग क्विक कब होती है? जब सोचने वाले लोग कम होते हैं। एक आइडिया दे रही हूँ आपको, अगर सोचने वाले लोग कम हैं तो डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिकली क्विक हो जाएगी, और अगर सोचने वाले लोग ही ज्यादा हैं तो डिसीजन लेने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। जैसे सबसे ज्यादा टाइम डिसीजन लेने में बताओ किसको लगेगा जल्दी? कंपनी। कंपनी, क्योंकि वहां पे लोग जो है बेटा जी वो सबसे ज्यादा है, तो इसलिए कंपनी को डिसीजन लेने में टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। अच्छा जी, या तो कैपिटल बेटा जी लिमिटेड होगी और या फिर कैपिटल अनलिमिटेड होगी। लिमिटेड मतलब कम और अनलिमिटेड मतलब पैसे का भंडार, दैट इज अनलिमिटेड। तो या तो कैपिटल लिमिटेड होगी और या फिर कैपिटल अनलिमिटेड होगी। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें मैनेजरियल स्किल्स की, तो मैनेजरियल स्किल्स के साथ भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। या तो मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड होंगी, मतलब ज्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं होंगे, और या फिर मैनेजरियल स्किल्स अनलिमिटेड होंगी। अगर मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड है तो मतलब ज्यादा टेक्निकल लोग वहां पे काम नहीं करते हैं, और अगर अनलिमिटेड है तो मतलब वहां पे बहुत ज्यादा टेक्निकल लोग काम करते हैं। और सेम इसी तरीके से बेटा जी लास्ट है लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। इन सब वर्ड्स का मतलब मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, तो टेंशन नहीं लेनी। लिमिटेड और या फिर अनलिमिटेड। अब आप फटाफट से इसको पहले एक बार समझ लो, बी क्विक। हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक होती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस, एक होती है पब्लिक इंटरप्राइजेस। अगर मैं बात करूं प्राइवेट इंटरप्राइजेस की, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा ओन्ड होती है, और जो पब्लिक इंटरप्राइजेस होती है वो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होती है। प्राइवेट इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, और पब्लिक इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। ये चैप्टर 2 में आएगी, वो चैप्टर 3 में आएगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस में ओनरशिप करने के कितने तरीके होते हैं? 5 याद हो गए होंगे आपको। या तो आप अकेले ओनर बनो, दैट इज सोल प्रोप्राइटर, या 50 लोग, दैट इज पार्टनरशिप, या एक ही फैमिली, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और या फिर कंपनी, दैट इज एनी अनलिमिटेड पीपल। तो आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी। अगर आप चाहते हो बेटा जी कि मैं अकेले ही हीरो बनूं, तो आपको सोल प्रोप्राइटर करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने परिवार के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आपको पार्टनरशिप करना है। पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं वो जानकार होते हैं, लेकिन कंपनी में अनलिमिटेड लोग होते हैं, तो ऐसे लोग भी होंगे जो आपके जानकार नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी जो होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे पैसा रेज करती है बेटा जी, तो कोई भी पैसा लगा सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि जो मेरा जानकार होगा वही पैसा लगाएगा। लेकिन पार्टनरशिप में क्योंकि 50 ही लोग होते हैं, तो सब लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड के साथ बिजनेस करना चाहते हो, तो फिर आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो आप सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, चारों तरीकों से आप बिजनेस कर सकते हो। चारों के अपने फायदे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। चारों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। देखो फायदा और नुकसान तो दुनिया में हर जगह होता है, तो इसी तरीके से इन चारों के भी अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है, और इनके फायदे और नुकसानों को हम इन 6 बेसिस पे देखेंगे। फॉर्मेशन, कि कौन सा इजीली फॉर्म होता है, कौन सा मुश्किल से। कंटिन्यूटी, डिसीजन मेकिंग, कैपिटल, मैनेजरियल स्किल्स, लायबिलिटी, और अगर कोई एक आधा पॉइंट अलग से मिल गया तो वो भी ले लेंगे। इन 6 बेसिस पे हम इनके मैरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहली हेडिंग डालेंगे, और आज की इकलौती हेडिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम उसी का ही डिस्कस करेंगे। पहले आप फटाफट इसे नोट करो, बी क्विक। पहले ये वाला पेज, फिर वो वाला पेज। मैं आपके आगे खोल देती हूँ, 1 मिनट। दीदी इससे पहले वाला पेज नोट नहीं करना है? करना है बेटा जी, ये लो लीजिए, एक एक करके तीनों ओपन कर देते हैं, बी क्विक।
ग्लास को रुपया